जब दक्षिण अफ्रीका के एक व्यापारी से इनकी मुलाकात होती है जिनका नाम था दादा अब्दुल्ला। तो गांधी जी ने कहा कि आइए हम चल देंगे चंपारण, हम आपके साथ चलेंगे। और इससे में ही जब गांधी जी भारत में आए थे तो गांधी जी को अंग्रेजों ने कैसरे हिंद की उपाधि भी दिया था। आंदोलनकारियों के द्वारा जो है एक पुलिस चौकी में आग लगा दी जाती है। इरविन को लगने लगा कि ये तो आंदोलन बहुत बड़ा हो जा रहा है। प्यारे बच्चों नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी की इस प्यारी और चहेती सी क्लास में। कैसे हैं आप सभी लोग? पूरी उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो इसीलिए आज मैं लेकर आ गया हूं आप सभी के लिए भारत में राष्ट्रवाद का चैप्टर। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लगभग 10 से 12 नंबर आप लोग इसी क्लास से तय करने वाले हो। बहुत अच्छे से देखिएगा, एक एक बातों को मैं आपको कहानी के माध्यम से समझाऊंगा। बस आराम से सुनते रहिए और लिखते रहिएगा बस, ठीक है। अगर मैं भारत में राष्ट्रवाद की बात करता हूं तो कहीं ना कहीं से पूरा का पूरा चैप्टर गांधीवादी युग से ही होता है, मतलब गांधी जी से ही इसकी शुरुआत ही होती है। देखो, राष्ट्रवाद का मतलब होता है अपने देश के प्रति प्रेम रखना। और ये भारत में राष्ट्रवाद का जन्म कब से होता है तो आप लोग पढ़ते हो गांधी जी के आगमन के पहले और गांधी जी के आगमन के बाद। तो जो मुख्यतः यहां पर हम लोग फोकस करेंगे गांधी जी के आगमन के बाद की क्या क्या घटनाएं घटित हुई थी। तो हम लोग यहां पर जानेंगे सबसे पहले महात्मा गांधी जी के बारे में। तो महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को जन्म हुआ था गुजरात के पोरबंदर शहर में। गुजरात के पोरबंदर शहर में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम महात्मा गांधी जी के पिताजी का नाम करमचंद गांधी और माता जी का नाम था पुतलीबाई, ठीक है। पिताजी करमचंद गांधी जो थे ये जो है राजकोट के एक दीवान थे। अगर मैं बात करूंगा 13 वर्ष की आयु में कस्तूरबा गांधी जी से इनका विवाह हो जाता है। 13 वर्ष की आयु में इनका विवाह होता है और ये बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के बाद पहुंच जाते हैं लंदन। बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए कहां पर जाते हैं तो ये आप सभी से पूछता है प्रश्न। लंदन जाते हैं। 1888 से 89 का समय होता है। 2 वर्षों की बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के बाद 1891 में ये जो है बैरिस्टर बनकर भारत लौटते हैं। जब ये लंदन से भारत लौटते हैं उसके बाद अपनी जो बंबई में लौटकर ये वकालत की शुरुआत कर देते हैं। जब ये ब्रिटेन से वकालत की पढ़ाई करके लौटते हैं तो जब भारत आते हैं, भारत में इन्होंने अपनी वकालत की पढ़ाई वकालत करना चालू कर दिया और वकालत में इनको बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिलती है। 2 वर्षों तक लगातार गांधी जी संघर्ष करते रहे और 1893 का वह दिन जब दक्षिण अफ्रीका के एक व्यापारी से इनकी मुलाकात होती है जिनका नाम था दादा अब्दुल्ला। दादा अब्दुल्ला से जब इनकी मुलाकात होती है तो दादा अब्दुल्ला कहते हैं कि गांधी जी आप चलिए दक्षिण अफ्रीका, हमारा वहां पर एक केस चल रहा है, आप उसको लड़ लीजिए। तो गांधी जी कहते हैं बिल्कुल हम चलेंगे। तो आप सभी से प्रश्न पूछेगा कि दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को किसने बुलाया था? तो दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को बुलाया था दादा अब्दुल्ला ने। वो कौन थे? एक व्यापारी थे दक्षिण अफ्रीका के। तो एक मुकदमे के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। और कब जाते हैं? 1893 में। इस ईयर को याद रखेंगे। जब ये 1893 में दक्षिण अफ्रीका जाते हैं तो इनके जीवन में एक परिवर्तन आता है। एक बार ये ट्रेन से यात्रा कर रहे होते हैं और इनको जबरदस्ती धक्का मार करके उतार दिया जाता है क्योंकि ये फर्स्ट क्लास में यात्रा कर रहे थे। तो उस समय जो था अफ्रीका में गोरे और काले का बहुत भेदभाव चल रहा था और इसी गोरे और काले के भेदभाव को समाप्त करने के लिए 1894 में जो है नटाल इंडियन कांग्रेस की इन्होंने स्थापना कर दिया। आपसे पूछेगा नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कब किया गया? 1804 में। 1804 के बाद 1903 का समय आता है। 1903 में इन्होंने एक पत्रिका भी लिखा जिसका नाम था द इंडियन ओपिनियन नामक एक पत्रिका भी लिखा जिसमें भारतीयों पर हो रहे अत्याचार के बारे में गांधी जी ने दर्शाया था। तो 1903 के बाद अगर मैं बात करूंगा, जब ये अत्याचार दिन ब दिन बढ़ते गया और गांधी जी के पास में वह समय आया जब गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का आयोजन किया। कब किया था? 1906। आपसे पूछेगा गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहां पर किया था? दक्षिण अफ्रीका में। ये सत्याग्रह क्या था? तो सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य के साथ आग्रह करना। तो सत्याग्रह का पहली बार प्रयोग गांधी जी ने कहां पर किया था? 1906 में दक्षिण अफ्रीका पर किया था। अन्यायपूर्ण कानून जो चल रहे थे, कानून के विरोध में सत्याग्रह किया और अहिंसक रूप से ये गांधी जी का प्रमुख हथियार भी बनता है। अगर मैं बात करता हूं 1906 के बाद ये लगातार घटनाएं जो है अफ्रीका में तो घटित हो ही रही थी। फिर वह दिन आया जब दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत आते हैं। वह दिन था 9 जनवरी 1915। आप सभी से पूछता है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो 9 जनवरी 1915 को। 9 जनवरी 1915 को जब ये लौटते हैं और भारत में देखते हैं कि अंग्रेजों के द्वारा बहुत अत्याचार किया जा रहा है और गांधी जी ने ठान लिया कि अब हम अंग्रेजों को भारत से भगा कर रहेंगे।
तब इनकी मुलाकात होती है गोपाल कृष्ण गोखले जी से, और गोपाल कृष्ण गोखले जी कहते हैं देखो भाई, अगर आप चाहते हो कि भारतीयों के कष्ट को दूर करो तो पहले भारतीयों जैसी वेशभूषा अपनाइए। और गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर ही गांधी जी ने क्या किया था, धोती कुर्ता पहनने का निर्णय लिया, और यह भी निर्णय लिया कि अब मैं तब तक ये धोती कुर्ता नहीं उतारूंगा जब तक जो है अंग्रेजों को भारत से भगा नहीं दूंगा। तो गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे वो कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, और गोपाल कृष्ण गोखले के नेतृत्व में ही गांधी जी ने पूरे देश का भ्रमण करना चालू किया। जब ये 1916 में, अगले ही वर्ष 1916 में पहुंचते हैं लखनऊ में। लखनऊ में कांग्रेस की एक बैठक चल रही होती है, यहीं पर बिहार के एक किसान से जिसका नाम था राजकुमार शुक्ल, उनकी मुलाकात होती है। राजकुमार शुक्ल कहते हैं गांधी जी, हमारे बिहार के चंपारण जिले में जबरदस्ती नील की खेती कराई जा रही है, और कोई भी किसान 3 से 4 वर्ष तक अगर नील की खेती कर लेता है तो उसका खेत बंजर हो जाता है। तो गांधी जी ने कहा कि आइए हम चल देंगे चंपारण, हम आपके साथ चलेंगे। तो 1917 में जो है गांधी जी पहुंच जाते हैं चंपारण में। चंपारण में एक प्रथा चल रही थी, तिनकठिया प्रणाली। तिनकठिया का मतलब क्या था, अगर आपके पास 20 कट्ठा खेत है तो 3 कट्ठा जो सबसे उपजाऊ खेत होगा वहां पर तुमको नील की खेती करनी होगी। और गांधी जी ने इस नीति का विरोध किया और पहली बार भारत में सत्याग्रह का प्रयोग किया। गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहां पर किया था, चंपारण में किया था। नील की खेती के अत्याचार के खिलाफ ये इनका पहला सफल सत्याग्रह हुआ था, और गांधी जी को इसमें सफलता मिलती है। और ये जो जबरदस्ती यहां पर नील की खेती कराई जा रही थी, इसको ऐच्छिक घोषित कर दिया गया, और 25% करों में छूट भी मिली। तो पहली बार अंग्रेजों ने भारतीयों के सामने घुटने टेके, और इस तरीके से पूरे के पूरे भारत में यह खबर फैल गई कि गांधी जी नामक व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने दम पर अंग्रेजों को झुका दिया, और दिन रातों रात जो है गांधी जी की बहुत चर्चा होने लगी। इस प्रकार से अगर चंपारण के बाद में अगर मैं बात करता हूं तो 1918 में क्या होता है, 1918 में 2 आंदोलन और होते हैं। तो सबसे पहला आता है खेड़ा आंदोलन। आपसे पूछेगा खेड़ा कहां पर है, तो खेड़ा कहां पर पड़ता है, खेड़ा पड़ता है गुजरात में। यहां पर चल क्या रहा था, खेड़ा के जो किसान थे इन्होंने आंदोलन क्यों किया था, क्योंकि खेड़ा में जो है खरीफ की फसल अच्छी बारिश नहीं हुई। जब बारिश अच्छी नहीं हुई तो यहां की जो फसल थी ना वो खराब हो गई। बारिश अच्छी ना होने की वजह से यहां की जब फसल खराब हो जाती है तो किसानों ने कहा कि हम कर देने में असमर्थ हैं, हमें कुछ टाइम दीजिए। लेकिन अंग्रेजों ने कहा हम आपको टाइम नहीं देंगे, आपको टैक्स तो देना ही पड़ेगा, और अंग्रेज जबरदस्ती कर रहे थे। ऐसे में किसानों ने गांधी जी से निवेदन किया कि आप आइए हमारा साथ दीजिए, और गांधी जी खेड़ा पहुंच जाते हैं, किसानों का साथ देते हैं। लेकिन कुछ ही समय जब ये आंदोलन चल ही रहा होता है तो रबी की फसल अच्छी हो जाती है और किसान दोबारा कर देने को राजी हो जाते हैं। इस तरीके से खेड़ा आंदोलन समाप्त होता है। और 1918 में ही अहमदाबाद के मिल मजदूरों ने भी एक आंदोलन किया था, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। आपसे पूछेगा कब हुआ था, तो 1918 में हुआ था। इसका कारण क्या था, इसके बारे में जानते हैं। तो अहमदाबाद के जो मजदूर थे, अहमदाबाद में इस समय फ्लैग नामक बीमारी फैली हुई थी। अब फ्लैग नामक बीमारी फैली होने के कारण जो मिल के मालिक थे उन्होंने बोनस 35% बोनस देने का निर्णय ले लिया। जब 35% बोनस देने का निर्णय ले लिया तो जब फ्लैग नामक बीमारी समाप्त हो गई तो मिल के मालिकों ने कहा कि अब ये बोनस समाप्त कर देते हैं, क्योंकि फ्लैग नामक बीमारी तो है नहीं। जब ये बोनस समाप्त होने की बारी आती है तो जितने भी किसान, जितने भी मजदूर थे, उन्होंने हड़ताल कर दिया। जब हड़ताल कर दिया तो गांधी जी पहुंचते हैं अहमदाबाद में मिल मजदूरों के पास में। अब मजदूरों का ही साथ देते हैं गांधी जी, और अंततः निर्णय ये आता है कि जो 35% बोनस बंद किया गया था और 35% बोनस देने के लिए मिल के मालिक लोग मान जाते हैं। तो इस तरीके से लगातार सफल आंदोलन चल रहे थे गांधी जी के द्वारा। आपको पता होगा कि गांधी जी जब आए थे, यह समय चल रहा था प्रथम विश्व युद्ध का। जब यह विश्व युद्ध जहां पर चल रहा था तो 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था, और प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज बहुत कमजोर पड़ रहे थे और अंग्रेजों की हार हो रही थी। तो ऐसे में अंग्रेजों ने दिमाग लगाया और गांधी जी से निवेदन किया कि गांधी जी आप जो है भारतीयों से निवेदन करिए कि भारतीय हमारी सेना में सम्मिलित हो जाएं, और हम अगर जीत जाते हैं, अंग्रेजों की विजय होगी तो हम देश छोड़कर चले जाएंगे, भारत को आजाद कर देंगे, स्वतंत्र कर देंगे। और इससे में ही जब गांधी जी भारत में आए थे तो गांधी जी को अंग्रेजों ने कैसरे हिंद की उपाधि भी दिया था ताकि गांधी जी खुश रहें। तो ऐसे में होता क्या है कि गांधी जी ने सोचा कि ये तो भाई अहिंसा का रुख अपनाकर अगर भारत के लोगों को विजय प्राप्त हो रही है तो बहुत सही चीज है। तो होता भी यही है, गांधी जी ने भारतीयों से निवेदन किया कि आप अंग्रेजों का साथ दीजिए, उनकी सेना में सम्मिलित होइए, अगर अंग्रेजों की विजय होती है तो वो क्या करेंगे, हमें आजाद कर देंगे। और यहां पर होता क्या है कि
जब 1918 में जो है प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होता है, अंग्रेजों की विजय हो जाती है, भारतीयों में कानाफूसी चलने लगी कि अब हम आजाद हो जाएंगे। किंतु अंग्रेजों ने अगले ही वर्ष जब ये बात ज्यादा चल रही थी तो 1919 में जो है एक काला कानून लाया जिसे बोला जाता है रॉलेट एक्ट। ये रॉलेट एक्ट क्या था? ये रॉलेट एक्ट क्या था? इसमें शक के आधार पर भी किसी को भी 2 वर्षों तक को शक के आधार पर 2 वर्षों तक जेल में डाल दे सकते थे, और इसमें कोई भी वकील आपको मिलता भी नहीं था। अगर आपको लगे कि अगर आप किसी भी वकील को पकड़कर सुनवाई करा लो तो आपको सुनवाई का भी कोई अधिकार नहीं था। तो इस तरीके से रॉलेट एक्ट के विरोध में, रॉलेट एक्ट के तहत, इस नियम के तहत 2 व्यक्ति को, सत्यपाल मलिक और किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। सत्यपाल मलिक और किचलू जी को गिरफ्तार जब कर लिया गया तो इनकी गिरफ्तारी के विरोध में पंजाब के अमृतसर शहर में एक आम सभा का आयोजन, एक शांति सभा का आयोजन किया गया। शांति सभा का आयोजन कब किया गया? तो ये 1919 में किया गया था, 13 अप्रैल को। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग, जो कि पंजाब के अमृतसर शहर में था, वहां पर एक शांति सभा का आयोजन किया जा रहा था। ये जलियांवाला बाग जैसे जलियांवाला बाग था, जहां पर एंट्री गेट सिर्फ एक था और बीचों बीच में एक कुआं था। बीचों बीच में एक क्या था? कुआं था। तो इस तरीके से इस समय पंजाब का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? जनरल ओ डायर था। जनरल ओ डायर के आदेश पर यहां पर लोग खड़े होकर गोलियां चला देते हैं और हजारों लोग जो है इस कुएं में कूद कर क्या दे देते हैं? अपनी जान दे देते हैं। जब ये घटना बहुत निर्मम होती है, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, भारतीयों ने इनका विरोध किया, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए एक कमेटी का गठन होता है, हंटर कमेटी। जब यह हंटर कमेटी आती है, इसके अध्यक्ष विलियम हंटर होते हैं और विलियम हंटर ने कहा देखो भाई, जनरल ओ डायर जो है ये दोषी है, इसको सजा दी जाएगी, इसको ब्रिटेन भेज दो। जब जनरल ओ डायर जो है ब्रिटेन चला जाता है, ब्रिटेन में जाने के बाद जो है यहां से क्या किया जाता है? कहते हैं कि ये दोषी है, किंतु जब वो जनरल ओ डायर ब्रिटेन पहुंचता है ना तो उसे 20,000 पाउंड इनाम दिया जाता है और ब्रिटेन का शेर बोला जाता है। मतलब सोचो, यहां से इसे बोला गया कि ये दोषी है, इसे हम सजा देंगे, लेकिन वहां पर पहुंचने के बाद क्या होता है? ब्रिटेन का शेर कहा जाता है। तो इस तरीके से घटना घटित होती है। फिर जब यहां पर लगातार जो है भारतीयों ने विरोध किया तो गांधी जी को लग गया था देखो भाई, जलियांवाला बाग हत्याकांड बहुत निर्मम घटना थी, अब यह समय आ गया है जहां पर अंग्रेजों को भागना ही पड़ेगा अब देश से। तो पहली बार गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया। 1920 में आपसे पूछेगा असहयोग आंदोलन कब चलाया गया? 1920 में चलाया गया। असहयोग आंदोलन के दौरान ही गांधी जी ने कहा कि अब हम विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करेंगे, सरकारी पदों का बहिष्कार करेंगे, विद्यालय का त्याग करेंगे, जितने भी चीजें होंगी विदेशी उसका हम क्या करेंगे? एकदम 100% त्याग कर देंगे। तो ये इसी दौरान इन्होंने, गांधी जी ने 1 वर्ष में आजादी का नारा भी दिया था। आपसे पूछेगा असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कहां पर पारित किया गया था? तो यह पारित किया गया था नागपुर में, ठीक है, नागपुर महाराष्ट्र में। तो यह आंदोलन बहुत अच्छे से चल रहा था। इसमें गांधी जी को लग रहा था कि हम विजय प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में आंदोलनकारियों के द्वारा जो है एक पुलिस चौकी में आग लगा दी जाती है और उसमें 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो जाती है, जिसे हम लोग चौरी चौरा कांड के नाम से भी जानते हैं। तो चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था। गांधी जी को यह बात बुरी लगती है कि कहां पर हमने ये आंदोलन अहिंसक रूप से सोचा हुआ था, लेकिन ये हिंसा का रूप ले रहा है, अब मैं इसको बंद कर दूंगा। तो 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, असहयोग आंदोलन बंद हो जाता है। अब भारतीयों में जो गरम दल के नेता थे उनको ये बातें पसंद नहीं आती है और इस तरीके से जो है 1922 में जब असहयोग आंदोलन बंद होता है तो 1919 में एक अधिनियम आया होता है, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम। इसकी जांच के लिए 10 वर्षों के बाद एक कमेटी का गठन होना था। 1929 में कमेटी आनी थी, किंतु इसके 2 वर्ष के पहले 1927 में ही कमेटी का गठन होता है, जिसका नाम था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का गठन 1927 में होता है और 1928 में साइमन कमीशन भारत आ जाता है। साइमन कमीशन आपसे भी से पूछेगा गठन कब हुआ? 27 में। भारत कब आया? 28 में। साइमन कमीशन के विरोध क्यों हुआ? इसके 7 सदस्य सभी अंग्रेज थे, इसीलिए इसका क्या किया गया? विरोध किया गया। साइमन कमीशन जो है, साइमन गो बैक के नारे भारत में लगाए गए और इसी दौरान जो है जब साइमन गो बैक के नारे लगाए जा रहे थे तो लाला लाजपत राय, जिन्हें शेरे पंजाब भी कहा जाता है, उनके डंडे सर पे, यहां पर सर पर डंडा पड़ने से उनकी मौत भी हो जाती है। अब यहां पर अगले वर्ष 1930 में क्या हो रहा था? 1930 में जो है
ब्रिटेन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन होता है। गोलमेज क्या था? एक ब्रिटेन में एक ऐसी गोल सी मेज होती थी, सभी देशों के प्रतिनिधि यहां पर बैठते थे। तो गोलमेज सम्मेलन का आयोजन होता है। इस समय भारत के वायसराय रहते हैं इरविन। इरविन कहते हैं ऐसा है गांधी जी आप आइए ब्रिटेन चलिए, वहां पर गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। तो गांधी जी कहते हैं सुनो भाई ऐसा है, मैं आपके गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने तभी पहुंचूंगा जब मेरी ये 11 शर्तें आप मानोगे। इरविन कहते हैं हम आपकी कोई शर्त नहीं मानेंगे। कहते हैं ठीक है मत मानिए। तो गांधी जी प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने नहीं पहुंचते हैं और 1930 में ही ये क्या कर देते हैं, दांडी मार्च, यानी कि इन्होंने क्या कर दिया 1930 में दांडी मार्च यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दिया। यह जो दांडी मार्च था इन्होंने शुरुआत किया 78 लोगों के साथ में शुरुआत किया। 241 मील की ये यात्रा थी। 241 मील की ये यात्रा के दौरान जो है गांधी जी का बहुत हजारों लोग जुड़ते गए और जब गांधी जी ने ये शुरुआत किया साबरमती आश्रम से, जब दांडी तक पहुंचते हैं, दांडी पहुंचने के बाद इन्होंने नमक उठाकर नमक कानून को तोड़ दिया था। इस तरीके से इरविन को लगने लगा कि ये तो आंदोलन बहुत बड़ा हो जा रहा है। तो गांधी और इरविन के बीच में 1931 में एक समझौता होता है जिसमें गांधी जी की बात को इरविन मानता है और इरविन की बात को गांधी जी मान लेते हैं और 1931 में जो है गोलमेज सम्मेलन में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने पहुंच जाते हैं, लंदन पहुंच जाते हैं। आपसे पूछेगा गांधी और इरविन समझौता या दिल्ली समझौता कब हुआ था? 1931 में। 1931 में जब गांधी जी लौट कर आते हैं, कहां पर आते हैं? भारत आते हैं। तो ऐसे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर काफी नाराज चल रहे थे क्योंकि भारत में मुसलमानों के लिए अलग से प्रतिनिधित्व मंडल था, यानी कि मुसलमान को मुसलमान वोट डालता था, लेकिन अनुसूचित जाति के लोगों के लिए ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थी। तो अंबेडकर जी ने कहा कि ऐसा है गांधी जी देखिए, मैं ये चाहता हूं कि अनुसूचित जाति के लोग अनुसूचित जाति के लोगों को ही वोट डालें। तो इस तरीके से गांधी जी ने सोचा कि अगर इस तरीके से अगर घटना घटित होगी तो हिंदू धर्म कहीं ना कहीं से कमजोर पड़ जाएगा। तो गांधी जी ने कहा देखो भाई अंबेडकर जी, हम आपकी बात के सम्मान करते हैं, हम आपके आरक्षित सीटों की संख्या तो बढ़ा देंगे लेकिन अलग से प्रतिनिधित्व मंडल नहीं देंगे। तो यहां पर गांधी जी की बात को अंबेडकर जी मानते हैं, जिसमें पूना पैक्ट होता है। पूना पैक्ट किसके किसके बीच हुआ था? गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1932 में हुआ था। इसमें अलग से प्रतिनिधित्व मंडल की बात होती है। 1932 के बाद 1940 में जो है 1940 में गांधी जी ने प्रथम अपना व्यक्तिगत सत्याग्रह चालू किया, जिसके प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही विनोबा भावे थे। और उसके बाद 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, जिसके शुरुआत 8 अगस्त से होती है, इसी के तहत गांधी जी ने करो या मरो दिल्ली चलो का नारा दिया, या फिर इसमें एक नारा और दिया गया अंग्रेजों भारत छोड़ो। और इसी के तहत 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो जाता है और 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मारकर गांधी जी की हत्या कर दी जाती है। इस तरीके से आप लोगों ने लगभग 15 मिनट में यहां पर पूरे के पूरे भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर को समाप्त किया। क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।